वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। ये सीरीज़ है आपकी टैक्सेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपके बीकॉम और बीबीए में एग्ज़ाम में जो होने वाले हैं वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज़। अगर आपने अभी टैक्सेशन का पढ़ा हुआ है या फिर स्टार्ट भी नहीं किया है तो ये सीरीज़ आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी ये सीरीज़। ये है टैक्सेशन से रिलेटेड। अब देखते हैं पहले टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, हाउ द डिटरमाइन टैक्स। देखिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम 5 सोर्सेज में, 5 पार्ट में, या फिर इनको बोलते हैं 5 हेड्स, हम उसमें इनकम को डिवाइड कर देते हैं, उसका टोटल कर देते हैं, कुछ लेस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है टैक्सेबल इनकम। देखते हैं वो कौन कौन से हेड्स हैं, वो कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं जिसमें हमारी इनकम डिवाइड होती है। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जितनी भी इनकम हमारी हाउस प्रॉपर्टी से होगी उसको मेंशन कर देंगे। इनकम फ्रॉम पीजीपीपी, यहाँ पर पीजीपीपी का मतलब है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी प्रॉफिट, जो भी इनकम हमारी बिजनेस से होगी, प्रोफेशन से होगी, हम उसको ऐड ऑन करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी आएगी तो वो जो इनकम होगी वो भी टैक्सेबल होगी, वो यहाँ हम मेंशन कर देंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट विद इन असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर परचेज करते हो या सेल करते हो तो आपको कैपिटल गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उसको ही हम क्या कर देते हैं टैक्सेबल इनकम होती है वो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस सोर्सेज में अदर इनकम आती हैं। जो चारों सोर्सेज में इनकम नहीं आएगी वो कहाँ पर आ जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इन 5 हेड्स का जो अमाउंट होगा वो उनके सामने लिख देंगे, इनका समेशन करेंगे, सम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। उसमें से लेस कर देते हैं हम, कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शंस होती हैं, कुछ अलग अलग सेक्शंस में डिडक्शंस होती हैं, वो उसमें से लेस कर सकते हैं हम, और हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनल में नेट टैक्सेबल इनकम। ये जो टैक्सेबल इनकम है इसी के ऊपर क्या कैलकुलेट होता है सारा टैक्स। आई होप आपको टैक्स निकालना थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, कौन कौन से 5 हेड्स हैं, क्या डिडक्शंस लेस होती हैं, और हमारे पास क्या आ जाती है टैक्सेबल इनकम। अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, आपके जो पेपर के लिए हेल्पफुल है और पेपर में 15 नंबर का आने वाला भी है बीकॉम में आपके लिए, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखेगा मैंने यहाँ ये मेंशन किया है ये अमाउंट। अब ये अमाउंट निकलेगा कैसे, 1 बाय 1 हम 5 हेड को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हेड में देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर, इसमें कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होती हैं, क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, लैंड, अपार्टमेंट कनेक्टेड देयरटो ऑफ विच एसएससी इज द ओनर। एसएससी जो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल कर रहा है उसके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, हाउस है, उसने क्या किया हुआ है उस लैंड को, बिल्डिंग को या हाउस को रेंट पर दिया हुआ है, किराए पर दिया हुआ है, और उसके पास क्या आ रहा है रेंट आ रहा है, तो इनकम हुई, और जैसे ही इनकम हुई वो क्या हो जाएगी टैक्सेबल। कौन से हेड के अंदर होगी, हाउस प्रॉपर्टी। Even if letting out is a business of SSC, then also it will be treated as a income from house property. अगर मान लीजिए उसका लेटिंग आउट बिजनेस ही है, उसका काम क्या है सिर्फ और सिर्फ घर बनाना और उनको क्या देना, किराए पर देना, तो वो जो उसकी इनकम होगी वो कौन से हेड में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं धीरे धीरे, चलिएगा और क्या क्या होता है इसमें देखिएगा। अब मेथोडोलॉजी, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो फॉर्मेट है ये आपके सामने दिया हुआ है। देखिएगा ये फॉर्मेट हमें सबको सेम फॉलो करना है। क्या होता है, सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, हमें एक जीएवी के अमाउंट चाहिए जो हम निकालते हैं, जिसमें से हम कुछ लेस करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, और हमारे पास क्या आ जाती है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिएगा एक जीएवी होगी, जीएवी का अमाउंट अभी
नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जीएवी कैसे निकालते हैं। जीएवी का अमाउंट जैसे ही हमें पता चलेगा हम जीएवी का अमाउंट कहाँ लिख लेंगे, इसके जस्ट सामने लिख लेंगे। इसमें से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। देखिएगा हमने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, रेंट पर दी हुई है भले ही, लेकिन जो म्युनिसिपल टैक्स होगा, जो हम नगर निगम में टैक्स पे करेंगे उस चीज़ का, वाटर टैक्स एंड ऑल टैक्स, जो भी हम टैक्स पे करेंगे उसकी हम डिडक्शन ले सकते हैं, यानी कि उसमें से माइनस कर दीजिए इनकम में से। इसके बाद आप क्या माइनस कर सकते हो, एक और चीज़, अनरियलाइज्ड रेंट। वो रेंट जो टेनेंट या जो किराएदार है वो नहीं दे रहा है, उससे हमने प्रॉपर्टी खाली करवा ली लेकिन उसने बिल्कुल नहीं दिया, तो क्या कहती है गवर्नमेंट, आप इसमें से इसको लेस कर लीजिए। अब ये जो दोनों चीज़ें जीएवी में से लेस करके आएंगी वो आएगी नेट एनुअल वैल्यू। जब आपके पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद आप इसमें से क्या लेस कर सकते हो, ये फिक्स है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। जितना भी अमाउंट नेट एनुअल वैल्यू का आएगा, जितना भी अमाउंट नेट एनुअल वैल्यू का आएगा उसका 30% आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। और एक और चीज़ लेस कर सकते हो आप, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। आपने कंस्ट्रक्शन लैंड परचेज करी, उस पर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपने लोन लिया हुआ है, उसका जो इंटरेस्ट होगा उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो। कहाँ पर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो सबसे ऊपर जीएवी आएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये अमाउंट देखेंगे अभी कैसे निकालते हैं। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, म्युनिसिपल टैक्स लेस कर लीजिए। लेस अनरियलाइज्ड रेंट, अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट है वो लेस कर लीजिए। आपके पास आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू NAV, उसमें से लेस करिए आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो NAV का 30% होगा वो आप लेस कर लीजिए। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन, अगर आपने कोई लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट बैठता है, जो भी कैलकुलेट अमाउंट होगी वो उसमें से लेस कर लीजिए। और जो लास्ट में माइनस करके अमाउंट आएगा वो क्या होगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये जीएवी जो अमाउंट है ये बहुत थोड़ी समझने वाली चीज़ है। ये जीएवी निकालते कैसे हैं, चलिएगा आगे देखते हैं। जीएवी आपको सब फिक्स है, म्युनिसिपल टैक्स पे दिया हुआ होगा, 30% डिडक्शन आपको कैलकुलेट करनी है, कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस किस पर करना है, जीएवी कैलकुलेट करने पर। जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा, क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी हुई होंगी। म्युनिसिपल वैल्यू, जो प्रॉपर्टी है जिस पर आपकी इनकम हो रही है उसकी म्युनिसिपल वैल्यू क्या है। फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई होगी, म्युनिसिपल वैल्यू तो वो हो गई जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की। फेयर रेंटल वैल्यू, आप अगर फेयर रेंटल अगर मार्केट में कोई भी रेंट पर चढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की वो। और एक और दी हुई होगी एक्चुअल रेंट, जितना रेंट आपके पास आ रहा है, जितना रेंट पर आपने वो प्रॉपर्टी दी हुई है। इन तीनों चीज़ों से हम क्या निकाल लेंगे, जीएवी। अब देखते हैं क्या मेथड दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल मेथड देखिएगा आपके लिए बनाया है। म्युनिसिपल वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू दोनों को कंपेयर करिए। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू दोनों को कंपेयर करिए, और इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो हायर अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, हायर ऑफ 2। और फिर इसको कंपेयर करिए आप स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट आपको ये क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ होगा, इन दोनों को फिर कंपेयर करिए, जो हायर आया था और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकालना है आपको, लोअर अमाउंट। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आप यहाँ लिख लीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, लोअर जो अमाउंट आएगा वो उसको बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट, ER। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ 2 आएगा, इसको कंपेयर करिए आप एक्चुअल रेंट से, और इन दोनों में फाइनली जो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा वो अमाउंट जो निकल कर आएगा वही होगी हमारी जीएवी। जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जो ये जीएवी का अमाउंट है ये वहाँ से उस तरह निकल कर आएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या प्रोसेस है। क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई होगी, फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई होगी, उन दोनों को कंपेयर करिए, हायर अमाउंट निकाल लीजिए।
फिर उसको कंपेयर करिए आप स्टैंडर्ड रेंट से, उसमें से क्या निकाल लीजिए, लोअर अमाउंट, जो उसमें से छोटा अमाउंट होगा उसको कंपेयर करिए एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो हायर अमाउंट होगा वही होगी हमारी जीएवी। अब एक और बात आती है कि सर इसमें से तो कुछ अमाउंट दिया नहीं हुआ है, म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है और लास्ट में क्या दे दिया, एक्चुअल रेंट दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, जो जो अमाउंट दिए हुए हैं आप वो फिल करके फाइनल जीएवी पर आ जाइए, आप उसको नील समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा इसको एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। एक एग्जांपल है लास्ट में, ये देखिएगा एग्जांपल आपके लिए है, देखिए म्यूनसिपल वैल्यू, ये हाउस 1 दिख रहा है, ये हाउस 1, ये एक एक्स है, उनके 3 हाउस हैं, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। उनका काम ही क्या है, रेंट पर देना। अब हमें क्या करना है, इसमें से जीएवी निकालनी है। कैसे निकालते थे जीएवी, सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करिए और हायर अमाउंट निकाल लीजिए। फर्स्ट हाउस में दिखेगा म्यूनसिपल वैल्यू क्या है 30,000, फेयर रेंटल वैल्यू क्या है 36,000। दोनों में हायर कौन है 36, दोनों में हायर कौन सा है 36, तो हमारे पास आ गया 36। अब 36 को कंपेयर करते थे हम स्टैंडर्ड रेंट से। क्या इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, स्किप कर दीजिए वो पार्ट। फिर हम कंपेयर करते थे एक्चुअल रेंट से। अब एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके क्या लेते थे, हायर। 36 और 32 कौन सा ज़्यादा अमाउंट है 36, तो हमारी जीएवी क्या आ जाएगी 36,000। देखिएगा लास्ट में क्या लिखी इसकी जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000। इसी तरह हाउस 2 की देखिए, वही ट्रिक फॉलो करनी है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है। म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू, हाउस 2 पर देखिएगा 20,000 24,000 विच एवर इज हायर 24। कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है नील कर दीजिए। कंपेयर विद एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है हाउस 2 का 28,000, 28,000 ज़्यादा है 28,000, तो क्या आ जाएगा जीएवी सेकंड हाउस की 28,000। ऐसे ही आप हाउस 3 का कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही सिंपल है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन 2 दी गई है। इलस्ट्रेशन 2 में म्यूनसिपल वैल्यू भी दी हुई है, फेयर रेंटल वैल्यू भी दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है और एक्चुअल रेंट भी दिया हुआ है, और 4 हाउस हैं। आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएवी। सबसे पहले हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट लोअर, कंपेयर विद एक्चुअल रेंट हायर, आपकी जीएवी आ जाएगी। इसके आंसर्स निकाल के देखिएगा। चलिएगा यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे कुछ और पार्ट करते हैं। बीच में जो रह गई थी सम केस, कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि उसमें चेंजेस रह जाते हैं। क्या केस है, इफ़ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, क्या कह रहा है ये केस 1, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी है, किराए पर दे दी है, देन जीएवी विल बी एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। आपने अपनी प्रॉपर्टी अगर किराए पर दी हुई है तो एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा और एक्चुअल रेंट जो होगा दोनों में हायर अमाउंट लेंगे। ऐसे ही तो करते थे हम, हायर ही तो लेते थे, ये तो सिमिलर हो गया। केस 2, केस 2 क्या कहता है, केस 2 थोड़ा अलग है और इंपॉर्टेंट भी है। इफ लेट आउट, एलो का मतलब ये ऊपर देखा, लेट आउट प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। क्या कह रहा है ये कि अगर आपने कोई घर या कोई बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, वो एक साल में 6 महीने रेंट पर रही और 6 महीने खाली रही, क्या करेंगे उसका, देन ओइंग टू सच वैकेंसी AR इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। देखो उस ओइंग वैकेंसी की वजह से, उस खाली रहने की वजह से क्या हुआ होगा, आपके पास एक्चुअल रेंट तो बहुत कम आया होगा, तो एक्चुअल रेंट किससे कम हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट से। देन द जीएवी विल, तो उस केस में जीएवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस केस में एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट उन दोनों में से पहले हम हायर लेते थे, लेकिन अगर ऐसा केस है कि प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए खाली रही है तो हम क्या लेंगे, उन दोनों में से लोअर अमाउंट। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपने किराए पर दी हुई है वो कुछ टाइम खाली रही है और उस खाली रहने की वजह से आपका जो एक्चुअल रेंट है
वो किससे कम आ चुका है इस टाइम, एक्सपेक्टेड रेंट से। तो आप उन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो आप जीएवी को निकाल लेंगे। चलिएगा केस 3, केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक प्रॉपर्टी, 2 मंजिल आपका घर है, आपने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर पर खुद रह रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर आपने क्या किया, 6 महीने खुद रहे और फिर आप और कहीं शिफ्ट हो गए और बाकी 6 महीने जो है आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी। उस केस में क्या होगा, इफ़ अ हाउस property is let out during the part of the year and self occupied during the part of the year, एक साल में कुछ समय आप खुद रहे और बाकी समय में आपने प्रॉपर्टी क्या कर दी, लेट आउट कर दी, किराए पर दे दी। तो जीएवी कैसे कैलकुलेट होगी, क्या लिखा हुआ है, देन जीएवी विल बी एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। उसमें ये केस नहीं देखेंगे कि आपने 6 महीने खाली रखा, 6 महीने किराए पर नहीं दिया, आप खुद रहे हो उसमें, उस वजह से हम लोअर नहीं लेंगे, हम इसमें क्या लेंगे, हायर अमाउंट लेंगे, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। एक इंपॉर्टेंट बात जो है, एक नोट आप नोट कर सकते हो इसके लिए, क्या लिखा हुआ है, इफ एनी पार्ट ऑफ अ हाउस इज यूज्ड फॉर प्रोफेशन, बिजनेस पर्पस एंड द इनकम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ हाउस विल ऑल्सो बी नील। क्या लिखा हुआ है, अगर आपने घर के किसी पार्ट में या फिर अपने घर को किसके लिए यूज़ कर रही हैं, प्रोफेशन, आप डॉक्टर का क्लिनिक खोले हुए हैं, अपना लॉयर है, ऑफिस खोला हुआ है, या फिर बिजनेस पर्पस, आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, तो उससे जो इनकम होगी तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी की वो नील हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही जीएवी नील होगी, लास्ट में जो हम डिडक्शन लेते थे 30% और इंटरेस्ट डिडक्शन, वो भी हम इस केस में नहीं लेंगे, यानी कि ना कोई डिडक्शन होगी ना ही कोई इनकम होगी। अगर हम अपना घर किसी प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। चलिएगा, ये तो आपने देख लिया था, ये प्रैक्टिस भी कर लिया आपने। इलस्ट्रेशन 2 आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, देखिएगा। वही करना है, इसमें आपने जीएवी निकालनी है। फेयर रेंटल वैल्यू दिया हुआ है हाउस 1 का, म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, रेंट रिसीव दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है कि फर्स्ट हाउस में नहीं है, सेकंड हाउस में नहीं है, थर्ड हाउस में है, फोर्थ हाउस में है। म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, कितने अमाउंट दिया हुआ है, 2500, 5400, 5800। चलिएगा पहले जीएवी निकालते हैं। जीएवी कैसे निकालते थे, हाउस 1 की निकालिएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, 30,000 आ गया। कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, कुछ नहीं है। कंपेयर विद एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है, 28,800। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 30,000। जीएवी क्या आ गई, 30,000। देखो आगे मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। जीएवी क्या आ जाएगी, 30,000 उस घर से, और उसमें से लेस क्या कर देंगे हम, 2500 लेस कर देंगे, वो क्या होगा हमारा म्यूनिसिपल टैक्स के। फिर उसके बाद आप 30% डिडक्शन लगाइए। बस वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, सेम रूल आपको फॉलो करना है हाउस 2 में, हाउस 3 में और हाउस 4 में। आपको सेम रूल फॉलो करना है। सबसे पहले जीएवी निकालेंगे, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दीजिए, फिर 30% डिडक्शन लेस कर दीजिए। चलिए ये एग्जाम्पल कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं, इसमें क्या करना है। इसमें दिया हुआ है, देखो, एक म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। म्यूनिसिपल टैक्स किसने पे किए, ओनर ने। ये ध्यान रखिएगा, म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन तभी मिलेगी जितना पार्ट ओनर ने दिया होगा, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी ने टैक्स पे किया हो। कितना है, 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, एमवी। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 150, 20% कितना आ गया, 30,000। ये आपका म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा। इसमें एक दिया हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट क्या करते थे हम, जीएवी में से उसको लेस कर लेते थे म्यूनिसिपल टैक्स के जस्ट बाद।
तो आप निकाल लोगे। चलिएगा आगे चलते हैं। ये एक और एग्जांपल है, ये केस नंबर 2 के ऊपर डिपेंड है। जो हमने केस 2 पढ़ा था ना कि आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है और कुछ टाइम खाली रही वो, और उस खाली रहने की वजह से आपका जो एक्चुअल रेंट था वो किससे कम हो गया है, एक्सपेक्टेड रेंट से। तो हमने क्या किया था, उस केस में लोअर लिया था। चलिएगा एग्जाम्पल 5 देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेंट, हाउस लेट आउट 10,000 पर मंथ, हाउस टैक्स पेड बाय द ओनर 9,000। ये किसका है, 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, यानी कि म्यूनसिपल वैल्यू में पता चल गई कितनी हो गई 9,000, 10% है तो 100% कितना होगा 90,000। चलिएगा जो घर हमारा खाली रहा है वो कितने रहा है, एक केस में 1 मंथ और दूसरे केस में 3 मंथ्स। पहले देखते लें, जब एक महीने घर खाली रहा, म्यूनसिपल वैल्यू 90,000 कंपेयर विद फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दी हुई है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, कंपेयर विद एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट डायरेक्ट दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड रेंट ले लीजिए 1 लाख और एक्चुअल रेंट कितना आ गया 110, क्योंकि एक मंथ खाली रहा है तो क्या जाएगा 10,000 इंटू 11 110, 1 लाख और 110 में क्या कौन सा बड़ा है 110, तो ये आ जाएगी हमारे पास GAV, उसमें से लेस कर लीजिए म्यूनसिपल टैक्स 9,000, तो आपकी NAV नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,01,000। केस बी देखते हैं। केस बी क्या कहता है, हमारी प्रॉपर्टी कितने महीने खाली रही 3 महीने। अब इस 3 महीने की वजह से देखना ज़रा, जो हमारे एक्सपेक्टेड रेंट है वो तो 1 लाख ही रहेगा, एक्चुअल रेंट कितना हो गया 10,000 इंटू क्या करेंगे हम 12 नहीं करेंगे, क्या करेंगे इंटू 9 करेंगे, 10,000 इंटू 9 90,000 हो गया। और हमारा क्या एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ चुका है, हाँ बिल्कुल आ चुका है। एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख है और एक्चुअल रेंट कितना है सिर्फ और सिर्फ 90,000। तो हम क्या लेंगे, अब हायर नहीं लेंगे, हम इसमें कौन सा केस लगाएंगे, केस 2 लगाएंगे और क्या कंपेयर करेंगे लोअर वाला। लोअर क्या है 90,000, आप म्यूनसिपल टैक्स लेस कर लीजिए 9,000। इस केस में NAV क्या